Hello guys, in this video we'll discuss some questions on the topics which we have previously covered in the 4 parts of resonance, and these questions will make your concepts more clear. In first question we have to tell the most basic site. जो साइट के लोन पेयर्स इजीली हमारे H+ या एसिड पर अटैक करेंगे वही सबसे ज़्यादा बेसिक साइट होगी. जो बी पोजीशन के लोन पेयर्स हैं दे आर नॉट ऑन देयर पोजीशन, ये डीलोकलाइज्ड हैं ड्यू टू रेजोनेंस. सी पोजीशन के लोन पेयर भी अपनी पोजीशन पर नहीं है और डीलोकलाइज्ड है, लेकिन ए पर कोई भी रेजोनेंस नहीं है क्योंकि कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, तो नो रेजोनेंस. और ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है विच आर अवेलेबल फॉर टू अटैक ऑन H+. सो ए इज़ द मोस्ट बेसिक साइट. ए इज़ द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वो बताना है. तो अगर हम फर्स्ट केस में देखें ए पार्ट, उसके अंदर रेजोनेंस है, ये इधर जाएगा और साथ में ये भी इधर आ सकता है. ठीक है, 2 पाई बॉन्ड की रेजोनेंस है यहाँ पर. बी पार्ट के अंदर भी 2 पाई बॉन्ड की रेजोनेंस है. ठीक है, सी पार्ट के अंदर भी 2 पाई बॉन्ड की रेजोनेंस है, लेकिन डी पार्ट के अंदर 2 पाई बॉन्ड की है ही. मतलब यहाँ पे एक हमारे लोन पेयर भी रेजोनेंस में आ सकता है. मतलब लोन पेयर जब आता है तो बोलते हैं +m लग रहा है, +m लग रहा है, लेकिन बाकी सब में सिर्फ रेजोनेंस लग रही है. ठीक है, +r लग रहा है बाकी सब में. तो डी हमने देखा था कि सबसे पहले हम मीजो देखेंगे, MRHI ऐसे देखते हैं. ठीक है, मीजो की सबसे पहले प्रेफरेंस देते हैं. अगर मीजो है तो बहुत स्टेबल, फिर रेजोनेंस देखते हैं, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं और फिर इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं. तो क्योंकि डी पार्ट में मीजो है, सबसे हाई प्रायोरिटी मीजो को ही देते हैं, तो डी पार्ट इज द मोस्ट स्टेबल. आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन. इसके अंदर भी ऐसे चेक करेंगे. देखो ए के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा, रेजोनेंस नहीं हो रही, आई मीन. ठीक है, बी पार्ट के अंदर भी कोई रेजोनेंस नहीं हो रही. सी पार्ट के अंदर ये लोन पेयर इसको डोनेट कर सकते हैं, +m लग रहा है. डी पार्ट के अंदर रेजोनेंस हो रही है, +r लग रहा है. तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? अगर वैसे तो मोस्ट स्टेबल बताना है, मोस्ट स्टेबल हम देखेंगे +m से डायरेक्टली सी आएगा, बट इसके अंदर हम सब कुछ ही पूरा ऑर्डर देखते हैं. देखो सी सबसे ज़्यादा स्टेबल है, इन दोनों में रेजोनेंस नहीं है, लेकिन डी में रेजोनेंस है, तो डी कंपेरेटिवली ज़्यादा स्टेबल. अब अगर ए और बी को कंपेयर करना है तो कैसे करेंगे? देखो ये ओ कुछ रेजोनेंस ही लगाएगा, कोई मीजो नहीं लगाएगा, कुछ भी नहीं लगा पाएगा. नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों में सेम आएंगी. क्यों? क्योंकि दोनों के अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 4. यहाँ पे इस ये अल्फा पोजीशन होती है कार्बोकेटाइन के बगल वाली, तो टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन है, तो दोनों में 4 हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है. बी के अंदर भी 4 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 4 हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है. तो अभी तक सारी चीज़ें नलिफाई होती जा रही है. एम नहीं है, आर नहीं है, हाइपर कॉन्जुगेशन सेम है. तो अब लास्ट में देखेंगे इंडक्टिव. ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होता है, -I से इलेक्ट्रॉन्स खींचता है. ठीक है, तो पोजीशन डिपेंडेंट इफेक्ट होता है जो इंडक्टिव होता है. तो बी के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज़्यादा पुल होंगे एज कम्पेयर टू ए, क्योंकि ए में डिस्टेंस ज़्यादा है. तो बी जो होगा जब इसके इलेक्ट्रॉन्स पुल करेगा तो यहाँ पे और कैटायनिक चार्ज बढ़ाएगा. ठीक है, तो इसको अनस्टेबल ही कर रहा है. तो बी जो है लास्ट में आएगा और फिर ए पहले आएगा, ये इसका ऑर्डर हो जाएगा. ठीक है, देखो आप देख सकते हो कि सबसे स्टेबल बताना तो बहुत ही आसान था, ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाते हैं. मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बताना है फोर्थ इस क्वेश्चन के अंदर. तो कैसे देखेंगे? देखो फर्स्ट में कोई रेजोनेंस नहीं है, बी के अंदर 1 पाई बॉन्ड की रेजोनेंस है, सी के अंदर ये ऐसे रेजोनेंस है 2 पाई बॉन्ड की, और डी के अंदर रेजोनेंस नहीं है. तो देख ही सकते हैं मोस्ट स्टेबल कौन सा हो जाएगा, ये वाला. ठीक है, क्योंकि इसमें 1 की है, इसमें 2 की है. फिर फिफ्थ क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स इज 12. सो आई थिंक पार्ट 1 या पार्ट 2 में डिस्कस किया था कि हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स. तो उसमें मैंने देखा था कि जो लोन पेयर्स होते हैं अगर वो रेजोनेंस में जाते हैं, मतलब वो पाई बना लेते हैं, तो उसको हम पाई इलेक्ट्रॉन्स में काउंट करते हैं. ठीक है, तो देखो यहाँ ए के अंदर कितने लोन पेयर्स प्रेजेंट है? हमारे पास 2 तो पाई बॉन्ड दिख रहे हैं हमारे को. ठीक है, और ये एक लोन पेयर रेजोनेंस में है, ये भी रेजोनेंस में जा सकता है और ये भी रेजोनेंस में जा सकता है. 3 लोन पेयर्स हैं जो रेजोनेंस में जा सकते हैं. तो टोटल 5 पाई बॉन्ड मतलब पेयर्स हैं हमारे पास. तो टोटल कितने हो गए? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए. ठीक है, बी के अंदर अगर देखें तो ये वाले नाइट्रोजन रेजोनेंस में जा सकते हैं, ये भी जा सकते हैं, ऑक्सीजन के ये वाले जा सकते हैं, ये भी जा सकते हैं और ये भी जा सकते हैं. तो कितने हो गए? 2, 4, 6, 8, 10 और 2 पाई बॉन्ड, मतलब 12 और 14.
14 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। सी पार्ट के अंदर अगर देखें, सल्फर के जा सकते हैं रेजोनेंस में, ऑक्सीजन के भी जा सकते हैं, नाइट्रोजन के भी जा सकते हैं, इस नाइट्रोजन के भी जा सकते हैं, इस ऑक्सीजन के नहीं जाएंगे क्योंकि कॉन्जुगेशन में नहीं है। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, पहले हम काउंट कर लेते हैं पेयर्स। 1 2, इसको दूसरे पेन से मार्क कर देती हूँ। 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए, 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 × 2। और वैसे तो आंसर आ ही गया, सी है, पर डी भी एक बार चेक कर लेते हैं, हो सकता है ना कि 2 आंसर्स हों। तो इसके जा सकते हैं रेजोनेंस में, ये भी जा सकते हैं, ये भी जा सकते हैं, ये भी जा सकते हैं और ये भी जा सकते हैं। तो कितने हो गए, इसको अब रेड पेन से दिखा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 × 2 मतलब 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आंसर सी है क्योंकि 12 पूछे थे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑल ऑक्सीजन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो जो भी हमारा एटम होगा अगर उस पर कोई पाई बॉन्ड हो जाए, मतलब अगर उसके जो लोन पेयर्स हैं, ठीक है, अगर वो रेजोनेंस में जाएंगे तो मतलब वो पाई बनाएंगे और वो sp2 हो जाएगा। देखो जैसे इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑल ऑक्सीजन एटम्स आर sp2, सब सारे ऑक्सीजन किस में sp2 होंगे। ए के अंदर देखें ये रेजोनेंस में जा रहे हैं तो ये हमारे हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होंगे। वैसे ये सब सिखाया है मैंने पिछली वीडियोस में, पर जो सिर्फ नहीं देखी है जिन्होंने पुरानी वीडियोस, उनके लिए ऑक्सीजन होता है 2s2 2p4, 2s2 2p4, ठीक है। तो यहाँ पे तो दो बॉन्ड्स बन रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड्स, और एक लोन पेयर जो है वो हमारा जा रहा है रेजोनेंस में, मतलब पाई बॉन्ड बना रहा है, तो इसको तो काउंट नहीं करेंगे और इस लोन पेयर को काउंट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो 3 ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं तो sp2 हो गई, ठीक है। इन शॉर्ट मतलब ये हुआ है इसका कि जो भी लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा, ठीक है, और उस सेंटर की हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगी। जैसे ये वाला सेंटर देखो, ये भी जा रहा है तो इसके अंदर भी एक पाई बॉन्ड काउंट नहीं करेंगे और sp2। अब बी के अंदर देखें ये रेजोनेंस में जा रहे हैं तो ये sp2 है, ये रेजोनेंस में नहीं जा रहा, सो दिस इज sp3 नॉट sp2। अभी तक ए पार्ट आया है जिसके अंदर बोथ दी ऑक्सीजन, मतलब ऑल दी ऑक्सीजन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अगर सी पार्ट के अंदर देखें, ये इस नाइट्रोजन में साफ पाई बॉन्ड दिख रहा है, sp2 है, इस ऑक्सीजन पे रेजोनेंस है, ये भी sp2 है, इस पे भी रेजोनेंस है, ये भी sp2 है, ठीक है। तो सी भी आंसर होगा, ए एंड सी अभी तक हुआ। अब डी भी चेक कर सकते हैं, देखो डी में भी दिख रहा है कि यहाँ रेजोनेंस है तो ये sp2 होगा, और इसमें भी रेजोनेंस है ऐसे, ये भी sp2 है। और ये जो ऑक्सीजन बचे डबल बॉन्ड वाले, ये और ये तीनों तो sp2 है ही क्योंकि ऑलरेडी पाई बॉन्ड दिख ही रहा है। तो डी भी इसका आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, सी एंड डी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। स्टेबिलिटी सबकी कंपेयर करनी है, तो स्टेबिलिटी का कैसे सिखाया था। सबसे पहले चेक करते हैं कि कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, सबसे ज़्यादा स्टेबल वो होगा। सेकंड क्या देखा था कि जो चार्जेस है वो हमारा होना चाहिए कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होना चाहिए और नेगेटिव चार्ज होना चाहिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर। फिर देखा था उनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है, कि जो ऑपोजिट चार्जेस हैं वो दूर होने चाहिए, फार होने चाहिए, और सॉरी सेम चार्जेस फार होने चाहिए एंड ऑपोजिट चार्जेस जो है वो क्लोज होने चाहिए। अच्छा ठीक है, एक चीज़ और देखी थी, चलो एग्जाम्पल देखते हैं फिर बताती हूँ। जैसे फर्स्ट है, ठीक है, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो फर्स्ट के अंदर दोनों के अंदर ही हमारे एक नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स था, मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया। सेकंड था, ये थर्ड है, सेकंड पॉइंट था, इसको दूसरे पेन से लिख देती हूँ। फर्स्ट था कि चार्ज नहीं होना चाहिए, सेकंड काउंट करने की पाई बॉन्ड्स ज़्यादा जिसमें होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा, पाई बॉन्ड्स इंक्रीजेस स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, ठीक है, ऐसे देखना है। तो देखो अगर हम फर्स्ट देखें तो शुरू से कंपेयर करेंगे, दोनों में एक एक चार्ज है तो चार्ज का हम पॉइंट हटा देते हैं, ठीक है, अभी के लिए। फिर हम सेकंड पॉइंट देखेंगे कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स किस में ज़्यादा है, तो किस में ज़्यादा है, सेकंड वाले में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स ज़्यादा है, तो सेकंड इज मोर स्टेबल दैन फर्स्ट। फर्स्ट का आंसर ये होगा। सेकंड पार्ट को देखते हैं हम। जो पहला स्ट्रक्चर है ये, इस पर तो कोई भी चार्ज नहीं है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर।
ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन मतलब इसका थर्ड पार्ट। इसमें दोनों पे चार्जेस हैं, एक प्लस और एक माइनस, तो हम चार्ज से नहीं कंपेयर कर सकते। फिर हम चलेंगे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। इस पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं, 1 और 2, 2 पाई बॉन्ड्स हैं। लेकिन इस वाले पर कितने हैं, इस पर भी 2 पाई बॉन्ड्स हैं, तो पाई बॉन्ड भी नहीं देख सकते। फिर हम थर्ड चीज़ देखेंगे कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो किस एटम पर है। अगर हम फर्स्ट मॉलिक्यूल देखें, इसको दिखाते हैं ग्रीन पेन से। फर्स्ट मॉलिक्यूल अगर देखें तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव है और नाइट्रोजन पर ही नेगेटिव है। सेकेंड मॉलिक्यूल अगर देखें, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव है और कार्बन पर नेगेटिव है, तो नाइट्रोजन पॉजिटिव तो हटा दो, दोनों में सेम है। फिर नेगेटिव देखेंगे, किस पे ज़्यादा स्टेबल होगा नेगेटिव, नाइट्रोजन पर या कार्बन पर। कार्बन ऑब्वियसली नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उसमें नेगेटिव ईजिली रह सकता है। तो जो थर्ड मतलब फर्स्ट पार्ट है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ये हुआ इसका आंसर। फिर फोर्थ पार्ट देखते हैं कि देखो दोनों में एक एक चार्ज है, चार्ज से कंपेयर नहीं कर सकते। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, पाई बॉन्ड से भी कंपेयर नहीं कर सकते। फिर थर्ड क्या देखेंगे कि पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज किस पर है। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज जो है ऑक्सीजन पर है और इस वाले में पॉजिटिव चार्ज जो है वो नाइट्रोजन पर है। नाइट्रोजन जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये होगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो ये क्वेश्चन हो गया पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दिस इज सो सिंपल, सिर्फ इसके 2 ही रूल्स थे। पहला रूल ये था कि सिर्फ पाई बॉन्ड्स कैन ब्रेक एंड फॉर्म इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, फॉर्म या ब्रेक हो सकते हैं। सिग्मा बॉन्ड ना ही फॉर्म होंगे और ना ही ब्रेक होंगे। पाई बॉन्ड्स ब्रेक या फॉर्म हो सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड ना ही फॉर्म होंगे ना ही ब्रेक होंगे। और थर्ड था कि एटम्स की पोजीशन चेंज नहीं होती, एटम्स डोंट डिसलोकेट। सिर्फ ये 3 चीज़ों से देखना है। अब ए पार्ट के अंदर अगर हम देखें, पहले ही दिख रहा है कि एटम्स की पोजीशन ही चेंज हो गई है। यहाँ पे नाइट्रोजन जो है ऐसे सिर्फ ऑक्सीजन से बाउंड था, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन और एमी दोनों से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो पोजीशन ही चेंज हो गई, तो दीज आर नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। फिर बी के अंदर अगर देखें तो यहाँ पर सिर्फ पाई बॉन्ड बना है। देखो फर्स्ट और सेकेंड मॉलिक्यूल कंपेयर करें तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड नया है और यहाँ से एक पाई बॉन्ड टूटा है, ठीक है। तो पाई बॉन्ड ही सिर्फ फॉर्म हुए हैं या ब्रेक हुए हैं, तो बी आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। वैसे इसका ऐसे बना है, ये इधर गया और ये इधर चला गया। सी के अंदर अगर देखें तो देखो यहाँ पे एक एच आ गया, एटम डिसलोकेट हो गए और ऊपर से सिग्मा बॉन्ड भी आ गया है, क्योंकि पहले यहाँ पे ऑक्सीजन पर एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ नहीं था, अब यहाँ पे एक नया सिग्मा आ गया है, तो दे आर नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। बी के अंदर अगर देखें तो ये कैसा है, एम ई। देखो यहाँ पे पहले इस कार्बन पर, इन दोनों कार्बन को हम कंपेयर कर रहे हैं, इसको किसी डिफरेंट पेन से दिखाते हैं, जैसे पर्पल से। इस कार्बन और इस कार्बन को कंपेयर करें, इस पर पहले एक हाइड्रोजन था बस, ठीक है। अब लेकिन इस पर 2 हाइड्रोजन आ गए, मतलब एक नए सिग्मा बॉन्ड्स बन गए और एटम्स की पोजीशन डिसलोकेट हो गई है, देयरफॉर दीज आर नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो दिस ऑल इज फॉर द रेजोनेंस पार्ट। नेक्स्ट वीडियो से हम कोई और पार्ट स्टार्ट करेंगे इन द GOC, लेट इट बी मीजो और लेट्स सी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।